हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो ग्रुप डी में सवाल आते हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है कि ये सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। उन तमाम सवाल को कलेक्शन लिया गया है यहाँ पर और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। तो अगर आप ग्रुप डी वगैरह का तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को आप छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो बहुत ईजिली आप सोल्व कर लीजिएगा बहुत कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर किस बात के। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी इस तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चन का मैं 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि जो भी मैं इसको पढ़ाने जो अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है मुकेश मैथ गया, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं इसका PDF। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 है, 30 तक मैं बता चुका हूँ। हर दिन आपका 10 से 15 सवाल आपको इसमें आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए वो अगर इस सवाल को बनाना चाहते हैं तो लिखा हुआ tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45, tan 65 और tan 85 डिग्री। हालांकि 1 सेकेंड का सवाल है। इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 1 होगा। लेकिन कैसे? इस सवाल को बनाने के लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर tan A इंटू tan B बराबर अगर आपको दे दिया जाए, tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा। लेकिन कब? tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा, लेकिन ये कब होगा? जब एंगल का सम कितना हो जाए बाबू? 90 डिग्री। इस चीज को दिमाग में क्या कर दिए? बैठा लीजिएगा। इस चीज को दिमाग में क्या कर लीजिएगा? बैठा लीजिएगा। ये तभी पॉसिबल है जब एंगल का सम 90 हो जाए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? tan A इंटू tan B बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। ये सेम प्रोसेस कॉट में भी लगता है कि cot A इंटू cot B बराबर अगर 1 हो जाता है, इसका मतलब तभी ये पॉसिबल है जब एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो क्या आप इस चीज को देखिए, अगर आप यहाँ से ये tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री को कंपेयर करेगा तो एंगल का सम करेगा तो 25 डिग्री और 5 डिग्री 30 डिग्री होगा। लेकिन हम इसका वैल्यू 1 नहीं कर सकते हैं। 1 तब कहेंगे जब एंगल का सम कितना हो जाए? 90 हो जाए। तब tan A इंटू tan B बराबर हम वैल्यू कितना रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को आप क्या करिए? ऊपर उठाइए और आप देखिए tan 5 डिग्री है और ये tan 85 डिग्री, ये दोनों को कंपेयर करिए। तो 5 डिग्री और 85 डिग्री कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और दोनों मल्टीप्लाई में, यानी कि tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, या आप ये सीरीज गुना में है तो आगे पीछे आप किसी भी वैल्यू को लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर ये दोनों को मिलाते हैं तो tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये tan 25 डिग्री है और यहाँ पर tan 65 डिग्री है। तो 25 डिग्री और 65 डिग्री कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ भी अगर जब एंगल का सम 90 होगा तब वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 होगा। और tan 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं, इसका छूछे कितना होता है? 1 होता है। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, कहने का मतलब कितना? 1 होगा। हालांकि इस सवाल में पेन पेपर कॉपी का कोई जरूरत नहीं था। मेंटली इस सवाल को आप क्या कर सकते थे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपका मेंसुरेशन से सवाल लिया गया है। सवाल को एक बार अच्छे से समझिएगा। एक सिलेंडर का ऊंचाई आधार के त्रिज्या के समान है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर कार आपको पता होगा, इस प्रकार से सिलेंडर कार का शेप होता है सिलेंडर का। अब कहता है सिलेंडर के आधार का जो त्रिज्या है इसका ऊंचाई के क्या है? समान है। यानी कि जो इसका आधार का त्रिज्या होगा वही इसका क्या होगा? हाइट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिज्या अगर आधार का r है तो उतना ही ऊंचाई है, मतलब h बराबर क्या होगा? r होगा। ये पहला कंडीशन इस सवाल में दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। बाबू सवाल टफ नहीं होता है, हर सवाल आसान होता है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप आगे फॉलो करें।
अगर सवाल टफ होता है तो उसका लैंग्वेज पे पकड़ बने, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक भाषा का खेल है। अगर भाषा को आप पकड़ने प्रयास कर दीजिएगा तो सवाल आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा आपको। आगे बढ़िए, कहता है एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार के त्रिज्या के समान है। अब देखिए क्वेश्चन को धीरे धीरे क्या कर रहा है, मड़ोड़ रहा है। पहले बोला कि एक सिलेंडर का ऊंचाई आधार के त्रिज्या के समान है, और अब बोला कि एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार के त्रिज्या के समान है। अब एक बेलन था, अब एक खोखले गोला है। गोला का शेप आपको पता ही होता है, इस प्रकार से स्फीयर जिसको बोलते हैं। अब एक खोखले गोला है जिसका खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार के त्रिज्या के समान है। खोखले गोले का बाहरी त्रिज्या जो होगा, बाहरी त्रिज्या जो होगा वो बेलन के, साफ साफ बोला बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार के त्रिज्या के समान है। तो आप बताइए सिलेंडर के आधार का त्रिज्या कितना r है, तो गोला के बाहरी त्रिज्या कितना होगा, r हो, क्योंकि बोला है कि गोला का बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार के त्रिज्या के समान है। तो आधार के त्रिज्या r है तो गोला का बाहरी त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, r होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते तो कहता है जबकि आंतरिक त्रिज्या आधी है। कहता है गोले की बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार के त्रिज्या के समान है, जबकि आंतरिक त्रिज्या उसके आधी है। यानी कि आंतरिक जो त्रिज्या होगा, आंतरिक त्रिज्या जो होगा इसके हाफ होगा। यानी कि बेलन का आधार का त्रिज्या r है, तो गोला का जो आंतरिक त्रिज्या होगा इसका हाफ होगा, r/2 होगा। बस खत्म। ये सवाल का पूरा डिटो निचोड़ निकल के आया। आगे बढ़ते हैं तो बोलता है सिलेंडर का आयतन और खोखले गोले के आयतन के बीच का रेशियो आप निकालें। तो सिलेंडर का आयतन और खोखले गोले के बीच का आयतन आपको निकालना है। तो बता दीजिए बाबू सिलेंडर का आयतन क्या होता है, यानी कि बेलन का आयतन होता है πr²h, और गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। अब बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। सवाल में पूछा है कि सिलेंडर का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात निकालना, ये दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो यानी इसका आयतन और इसका आयतन का क्या निकालना है, रेशियो। वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू। बोलिए रेडियस r है और ये जो r/h है, तो अगर हम r पाई से पाई पहले ये कैंसिल कर देना, काट दीजिए ना, काट दिए। r का वैल्यू आपको पता है कि बेलन का त्रिज्या का r है और ऊंचाई जो भी है रेडियस के बराबर होता है। r का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, r, तो r², और r/h है, यानी कि h का भी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, r ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r रेशियो। ये 4/3 है बाबू। और यहाँ भी आप देखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये गोला के तो आयतन जरूर है, लेकिन ये खोखला गोला है, खोखला, तो खोखला गोला का आयतन चेंज हो जाएगा। खोखला गोला का आयतन ये हो जाएगा 4/3 πR³ माइनस स्मॉल r³, यानी कि बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। तो इसको कर दीजिए, बाहरी त्रिज्या कितना r, ये हो जाएगा बाबू r³ और आंतरिक त्रिज्या r/2, तो r/2 को होल क्यूब करेगा, ये हो जाएगा r³ बटा कितना, r³ बटा कितना 8। खत्म। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो बाबू कितना हो जाएगा, यहाँ पर r³ आ जाएगा अनुपात 4/3 और गुने इसको कैलकुलेशन करें तो 8 में से r गया तो 7, r³ बटा कितना हो जाएगा 8। इसको काटा पीटा में चाहिए तो r³ से r³ खत्म हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 है, 3 दूनी 6, 6 इधर आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा 6 अनुपात कितना होगा 1 होगा। और इस सवाल का जो ये 7 है ना, तो 6 अनुपात कितना होता है 7। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 6 अनुपात 7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है। हालांकि एक बार देख लीजिए फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। देखिए आपके सामने बहुत ही शानदार सवाल क्वेश्चन नंबर 30। इस सवाल को बनाने में आपको मजा आ जाएगा और आप उछल के बेड पर चले जाइएगा। देखिए बनाकर कहता है कि निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल के खपत को दर्शाता है। यानी कि विभिन्न राज्यों में चावल कितना % खपत होता है, उस खपत को इस चार्ट के द्वारा क्या किया गया है, दर्शाया गया है।
आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि चेन्नई में 30% चावल खपत होता है, रायपुर में 25% होता है, नागपुर में 5% होता है, न्यू दिल्ली में 15% एंड हैदराबाद में 25% चावल का क्या होता है, उपयोग होता है, यानी खपत हो रहा है। कहता है कि 2012 में चावल का कुल खपत 2 लाख टन है, यानी कि टोटल जो खपत देखा जाए कि 2012 में टोटल विभिन्न राज्यों में जो खपत हुआ है, यानी जो खर्चा हुआ है, वो टोटल कितना लाख टन है, 2 लाख टन। अगर लाख को हम लोग चेंज करें हजारों में तो देखिए 2 लाख को लिखेंगे, 5 को जीरो बैठा दीजिए, ये 2 लाख हो गया। ये 2 लाख टन, ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हैं क्योंकि सवाल में आपको इसी प्रकार से दिया हुआ है आंसर। यानी कि टोटल चावल का खपत हुआ 2 लाख टन। ये कितना है, 2 लाख और टन, टोटल चावल का खपत हुआ 2 लाख टन। लेकिन सवाल में ये बोला है तो आप बताइए कि अकेले चेन्नई में कितना चावल खपत हुआ। तो सिंपल बात है भाई, चेन्नई कहाँ गया, चेन्नई में 30%, यानी कि जितना भी चावल टोटल खत्म हुआ है उसका 30% कहाँ हुआ, चेन्नई में हुआ है। तो टोटल कितना हुआ, 2 लाख टन खत्म। इसका 30% जो भी चावल होगा वो कहाँ खपत हुआ, चेन्नई में। तो इसका 30% कितना होगा, 10% आपको पता है कि एक अंक के बाद डेसिमल देते हैं तो 10% आता है। तो 10% का वैल्यू आ गया कितना, इतना, यानी कि 20,000 टन। तो 30% का वैल्यू कितना हो गया, 20 या 60,000 टन। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 60,000 टन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं बाबू, और अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप इसको नोट एक बार कर लीजिए, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए गौर से। कहता है एक टावर के पाद से जाने वाली रेखा पर 3 संरेख बिंदु है। तो संरेख बिंदु मतलब क्या होता है, तो संरेख बिंदु मतलब ये होता है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होना चाहिए और वो भी सीधा लाइन पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संरेख है। तो अब आगे बढ़ते हैं, टावर के पाद से जाने वाली एक रेखा, मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, टावर है, और टावर के पाद से जाने वाली रेखा पर 3 बिंदु संरेख है और जिसका नाम है क्रमशः ए बी और सी, ए बी और सी। यानी तीनों बिंदु का नाम दिया है ए बी और सी। मानते एक बिंदु यहाँ पर होगा, एक बिंदु यहाँ पर होगा और एक बिंदु यहाँ पर होगा। तीनों बिंदु का नाम दिया है कितना बाबू, ए बी सी। उसके बाद ले लीजिए ए, यहाँ पर डाल दीजिए बी और यहाँ पर डाल दीजिए कितना, सी। और अब आपसे बोला है कि सी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः, वो जो 3 बिंदु है, तीनों बिंदु का टावर के शीर्ष से, तो टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री, क्रमशः बोला, ध्यान दीजिएगा, पहले ए बोला है, बी बोला है, सी बोला है, और क्रमशः बोला है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब ए पर 30 डिग्री और बी पे 45, तो सी पे कितना बनेगा, 60। सी पे कितना बनेगा, 60। तो ए पे कितना उन्नयन कोण बन जाएगा बाबू, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा। बी पे कितना उन्नयन कोण बनेगा, तो 45 डिग्री, एंड सी पे कितना बनेगा, तो ये बनेगा 60 डिग्री। यानी जिस तरह से इधर बढ़ते जाएगा लाइन, उसी तरह से ये सीधा क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ते जाता है। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। चलिए अब आपको आगे बढ़ते हैं, कहा है सवाल में, तो आप बताइए कि ए बी रेशियो बी सी, और कुछ नहीं दिया गया है, बस ये डाटा दिया गया है और आपसे पूछा है कि ए बी अनुपात बी सी, यानी कि यहाँ से ए बी, यहाँ से यहाँ वाला वैल्यू लेकर आइए और बी सी यहाँ से यहाँ वाला वैल्यू लेकर आइए, बस खत्म आपका कहानी। एक चीज आपको पता होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री से सवाल लिया गया है और ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। और जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में अगर 30, 60 और 90 का अगर रेशियो का बात करते हैं दबाऊ, तो ये होता 1,
√3 और 2, ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये 30, 60, 90 का रेशियो होता है। यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है तो 30 के सामने वाला जो साइड होगा उसका वैल्यू जो रेशियो का होगा वैल्यू वो 1 होगा, और 60 के सामने वाला वैल्यू जो होगा √3 होगा, और 90 के सामने वाला कितना होगा, 2 होगा। मतलब अगर आपसे दे दिया जाए कि 30 डिग्री के सामने वाला साइड दे दिया जाए 4 और आपसे पूछे कि 90 डिग्री के सामने वाला कितना होगा, तो आप देखिए अगर ये 1 होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला 2 यानी दुगुना होता है, तो ये 4 है तो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये रेशियो का मतलब होता है। तो ये 30, 60, 90 का कहानी है बाबू। एक और देख लीजिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है 45 डिग्री और 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसका क्या रेशियो होता है, तो इसका 1 कितना होता है, √2 होता है। बस ये दो चीज आप जान रहे हैं तो इस सवाल को आप उड़ा दीजिएगा हवा में। देखिए एक बार फ्रेम में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक बात और, अगर कोई भी वैल्यू रेशियो में लिखा हुआ 4:5:6 और अगर आप इसमें 2 से गुना करते हैं तो 2 से गुना करें तो ये पूरा रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 2 है तो 2 से गुना करें तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर रेशियो में एगो में गुना करते हैं तो पूरा रेशियो में आपको गुना करना पड़ेगा, ये भी चीज आप जानिए। अब आइए सवाल पे आपको सीधा दिमाग के अंदर घुसा देते हैं। कहीं से भी आप उठाइए, आप इसमें देखिए 3 बार ट्रायंगल से आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं छोटा वाला में चलता हूं, ओके। सबसे पहले मैं छोटा वाला में चलता हूं, ध्यान दीजिए अच्छे से। देखिए अगर इस ट्रायंगल को घूर घूर कर आप देखिएगा, दिमाग को एकदम खोल के रखिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तब बोल के रखिएगा। ये छोटा वाला ट्रायंगल में हम कूद गए हैं, छोटकू में। अगर छोटू में हम कूद जाएंगे तो इस चीज को, बाकी को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, उससे मतलब हमको नहीं है। मतलब इस बात से छोटू वाला ट्रायंगल से तो देखिए अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा कि नहीं। और 60 के सामने कितना होता है, √3, और 30 के सामने कितना होता है, 1। इसका भाग कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल का मैं बात कर रहा हूँ छोटू वाला में, छोटू वाला में। तो 60 के सामने √3 आ गया और ये 30 के सामने क्या हो गया, 1 हो गया। तो एंगल 60 डिग्री वाला तो कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दुख तकलीफ नहीं है। आगे अब लेकर बढ़ते 45 डिग्री। अब आप इसको भूल जाइए, आप सीधा 45 में आ जाइए, इसमें कूद जाइए, जल्दी से छलांग मारिए 45 डिग्री। अब इस त्रिभुज को देखिए, जिस ट्रायंगल में 45 डिग्री कोण बना उसमें आप देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए लांगड़ बना रहा है ना, इसमें कूदिए, चलिए पूरा। अब देखिए 45 के सामने ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो ये भी पूरा कितना बनेगा, 45 बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि ये 90 डिग्री और ये 45। इसको नहीं देखना, अरे इसको नहीं देखना है भाई, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़िए, आप इसको ही पकड़ ले रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 45 ही होगा आपको। और अब आप बताइए कि 45 के सामने 45 90 होता है, तो 45 के सामने 1 और 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2 होता है। हालांकि यहाँ पर 90 के सामने का कोई यूज नहीं है क्योंकि हमको बेस का रेशियो चाहिए, इसीलिए हम 90 को छोड़ दे रहे हैं। तो 45 के सामने 1 होना चाहिए, 45 के सामने भी 1 होना चाहिए। तो अब बोलिए, अगर ये 45 के सामने पहले से बोल दिया √3 और ये कहा कि अरे हम 45 के सामने 1 होंगे, ऐसे कैसे होगा, हम 45 के सामने 1 होंगे, तब क्या होगा कि ये 45 के सामने इसको कहेगा तुम 1 हो जाओ, इसको फुसला लेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा एकदम गौर से, 45 के सामने अब इसको फुसलाया कि बाबू तुम 1 हो जाओ ना, 1 हो जाओ ना, तो ये कहेगा कि हमको 1 होने से थोड़ी फायदा होगा, मेरे सामने कौन कौन आया, मेरे साथ में √3 भी आया है और मेरे सामने यहाँ पर 1 भी है, क्योंकि आप इस रेशियो की यूज किए हैं तो √3 और ये 1 है। अगर आप इस √3 को 1 बनाना चाहते हैं, 1 बनाने के लिए आप √3 से गुना करिएगा, √3 से भागा दीजिएगा, तो ये भी वैल्यू ना चेंज होगा रेशियो में, क्योंकि रेशियो में हर वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको 2 करना चाहते हैं तो ये कितना होगा, 2√3 होगा और ये कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि अगर आप एक वैल्यू को दुगुना करते हैं तो हर वैल्यू रेशियो में क्या होगा, दुगुना होगा।
तब ये जो है इसको फुसलाएगा, बोलेगा बाबू तुम एक हो जाओ। तो बोला ठीक है हम एक हो जाएंगे, मेरे साथ जो आया उसको भी तुम सुधार दो। तो इसको एक बनाने के लिए √3 से भागा देंगे। तो जब इसमें √3 से भागा दिए हैं तो इसके साथ साथ कौन कौन रेशियो आया था, ये आया था और ये आया था, तो इसमें भी आपको √3 से भागा देना पड़ेगा। यही इसका मेन कंसेप्ट है। दिमाग में गया, नहीं भी गया फिर भी वीडियो को रिपीट करके देखिए, पूरा फ्रेश आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वैल्यू को एक बना दिए, √3 से भागा दिए तो √3 से √3 कट के एक हो जाएगा, और ये 45 के सामने एक हो गया, ऊपर 45, जब इसको √3 से भागा दिए तो यहाँ पे √3 से भागा दिए। ये वैल्यू का हम बात करें पहले, तो इसको √3 से भागा दिए तो 45 के सामने एक हो गया। अब ये ऊपर 45 है तो 45 के सामने नीचे भी पूरा यहाँ से यहाँ तक एक होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। आप बोले सर इसको क्यों नहीं चेंज किया? तो बाबू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पहले से थोड़ी हमको पता है, नहीं ना पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया, एक हो गया। ये भी वैल्यू कितना हो गया, एक हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब कूद जाइए, छलांग मारिए कितना, √30 में, सॉरी एंगल 30 में। तो एंगल 30 में अगर मारिएगा छलांग बाबू तो थोड़ा देर के लिए आपको इसको भूलना पड़ेगा, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। अब ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना डिग्री अब की होगा, 60 डिग्री। और आपको पता है कि 30 के सामने कितना होता है, एक होता है, और ये ऑलरेडी एक पहले से, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 30 के सामने एक हो गया, और 60 के सामने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके, तो 60 के सामने पूरा कितना हो जाएगा, √3, यानी कि पूरा वैल्यू √3, खत्म आपका कहानी। अब इसको पहले ड्रा कर दीजिए इस प्रकार से। तो अब आपसे जो पूछा है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। आपसे पूछ रहा था कि AB लाइए और BC लाइए। AB कहने का मतलब कहाँ से यहाँ तक वैल्यू, तो बोलिए बाबू ये पूरा वैल्यू में से अगर यहाँ से यहाँ तक घटा दें तो इसी का वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √3 आया है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम कितना लेकर, एक आए हैं। तो √3 में से अगर एक घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा AB का, तो AB का मान आ जाएगा √3 माइनस कितना, 1, खत्म। अब बच गया कौन, BC कैसे आएगा भाव, ये BC, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक में लेके अगर ये वैल्यू को घटा देंगे तो BC आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको पता है 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1/√3, तो 1 में से इसको घटा दीजिए तो ये घट जाएगा 1 माइनस 1/√3, खत्म। अगर इसको कैलकुलेशन करिएगा, इसको इरेज करते हैं बाबू, अगर आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, √3 माइनस 1, और इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो ऊपर √3 माइनस 1 और बटे क्या आ जाएगा, √3, काटा पिटी में चाह दीजिए, कट देगा, √3 इधर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। नहीं, इस सवाल का जो उत्तर होगा √3:1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में। बहुत ही बेहतरीन सवाल और बहुत ही लाजवाब 34 नंबर क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने बेहतरीन सवाल 35 नंबर। ये सवाल आप तभी बना सकते हैं जब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रहे, और वो भी मोड वाला, यानी कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अगर ये फॉर्मूला जानते हैं तो 35 नंबर क्वेश्चन को हवा में उड़ा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए, मोड बराबर 3 गुने माध्यिका 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। इस फॉर्मूला को यूज करिए और इस सवाल का आंसर पाइए, खत्म। 35 में देखिएगा, यदि बहुलक का मान 14 है तो बहुलक किसको बोलते हैं, अरे मोड को ही बहुलक बोलते हैं। तो मोड यानी बहुलक का मान दिया हुआ 14, और यहाँ 3 गुने माध्यिका का मान लाना और माध्य 5 दिया। माध्यिका को आप x मान लीजिए और माध्य दिया हुआ कितना बाबू, माध्य दिया हुआ 5। बस इतना सा काम करना है और आप सवाल का उत्तर लेकर चलेगा। अगर ये 14 है और यहाँ 5 दूनी 10, तो 10 इधर आ जाए तो 14 10 24 हो जाएगा। अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए, एकदम 0 बटा सन्नाटा इंजन करेगा। कैलकुलेशन नहीं आएगा तो कैसे एग्जाम में आप पार खाइएगा। इतना आसान थोड़ी है, बनाता तो सबको क्वेश्चन है, सबको बना लेता है, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट रहिएगा तभी तो सवाल को जल्दी बनाए। सीधा 5 दूनी 10 इधर आ जाए, 14 10 24, 3 से भागा दीजिए, 8 के 24, खत्म। इस सवाल का जो उत्तर होगा 8 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में। कैलकुलेशन फास्ट नहीं है बाबू,
कोई चांस नहीं है आपको 1 घंटा के सवाल को 2 घंटा बनाने में, कोई फायदा नहीं है। आपसे बहुत तेज स्टूडेंट है, जो सवाल आप 1 मिनट बता रहे हो उसको 10 सेकंड में बनाने वाला बहुत स्टूडेंट बैठा हुआ, उसका रिजल्ट होगा, आपको कहाँ से होगा। तो ये सब चीज को आप ध्यान में रखिए, कैलकुलेशन कैसे मेंटली करें, फास्ट कैसे करें, हर चीज आना चाहिए, तब जाके आप दूसरा को पीछा कर सकते हैं। ये नहीं कि एक चीज सिर्फ आता है सवाल बनाना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर ऑफ फैक्टर से सवाल लिया गया। बोलता है 96 के लिए सभी गुणनखंडों का सम लाई, यानी कि 96 का जितना भी गुणनखंड है, गुणनखंड क्या होता है, तो 96 को जितना भी संख्या काटेगा उन सभी संख्या का आप सम लेकर आइए, योग लेकर आइए। इसका एक रूल होता है, वो समझिए। पहले 96 को आप नंबर ऑफ फैक्टर लेकर आ जाइए, यानी पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दीजिए। तोड़िएगा तो ये होता है 32 तिया 96, 32 तिया 91। तब तक तोड़ते रहिएगा जब तक इसका पूरा फैक्टर प्राइम नहीं हो जाए, आप भाज नहीं। 32 को तोड़िएगा तो ये होता है 2 के पावर 5 कर दीजिएगा, और ये 3 के पावर 1, यानी अब 96 को हम पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ फैक्टर लेकर आइए, नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर तो सीधा आ जाता, पावर 5 है तो 1 बढ़ा दीजिए 6, और यहाँ पावर 1 है तो 1 बढ़ा दीजिए 2, यानी कि आपका नंबर ऑफ फैक्टर 12 आता है। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा नहीं है, पूछा है सम ऑफ ऑल फैक्टर। दिस क्वेश्चन सम ऑफ ऑल फैक्टर, यानी कि पूरा फैक्टर का योग। तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछेगा तो। हालांकि 2 तरीका, मैं एक तरीका को बता रहा हूँ। यहाँ पे पावर 5 है तो आप इसको लिखिए 2 के पावर 5, ये सम ऑफ ऑल फैक्टर का हम क्या बता रहे हैं, रूल। अगर पावर 5 है तो पावर 5 दीजिए प्लस, फिर पावर 1 घटाते चलिए 4 प्लस, फिर 2 के पावर कितना 3 प्लस 2 के पावर कितना 2 प्लस 2 के पावर कितना 1 और प्लस 2 के पावर 0, यहाँ तक आपको जाना है। और ये 3 के पावर 1 है तो यहाँ पर गुना है तो गुना 3 के पावर 1 और प्लस 3 के पावर 0। अब इसको कैलकुलेशन करिए और आंसर पाइए। आइए कैलकुलेशन करिए तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 32, और ये 2 के पावर 4 कितना 16, 16 और 32 कितना हो जाएगा 48, और 2 के पावर 3 कितना होता 8, 48 और 8 56, 56 4 60, 60 2 62, 62 और 1 63 गुना, यहाँ 3 के पावर 1 और 3 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कितना होगा 3 और 1 4। अब इस सवाल को अगर आप करिएगा तो 6 चको 24, 240 और 4 तिया 12, 252, यानी इस सवाल का जो उत्तर है 252, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। आपको गुना करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट 4 तिया 12 करते हैं, लास्ट का इकाई अंक 2 आएगा, और इकाई अंक 2 इस सवाल में एक ही ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर बी खत्म। हालांकि इसको और शॉर्ट भी बनाया जा सकता है, मैं बता ही देता हूँ। देखिए इतना आपको बेहयात करने को जरूरत नहीं है। देखिए 2 के पावर 5 है तो आप 1 बढ़ा कर लिखिए, अगर 5 है तो 6, 6 है तो 7, तो 2 के पावर 5 है तब 1 बढ़ा दीजिए, कितना 6 -1। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यानी अगर जितना भी पावर है उसको 1 बढ़ा दीजिए और -1, और नीचे क्या करना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ 2 और 1 लिखा हो तो 2 -1 थे, नीचे भी वही 2 -1 करना। अगर यहाँ 3 -1 करते तो यहाँ भी 3 -1 और गुण। इसको भी अगर आप लिखना चाहते हैं, हालांकि अगर कोई भी संख्या का पावर 1 रहेगा, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, तो इसका सीधा 4 आता है, देख ही सकते हैं। 3 के पावर 1 3 और यहाँ पर 1 आया तो 4 आया था। आप देखिए 2 के पावर नीचे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 2 के पावर 6 होता है 64, 64 में से 1 जाएगा कितना 63, और 63 गुने 4, 4 तिया 12, लास्ट का कितना इकाई आएगा 2, और 2 एक ही आपको ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए आपके सामने सवाल आ गया है 37। इस सवाल को बनाने के लिए आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ता है, सीधा 7 5 12, 12.5 7 90, यानी कि आपका जो आंसर होगा 7.5 डिग्री होना, यानी 7.5 में 12 से गुना करें तो 90 आएगा। देखिए क्या होता क्या है भाई, तो ट्रिगोनोमेट्री में एक रूल है, ट्रिगोनोमेट्री निष्पत्तियां पढ़ेगा तो, कि अगर सेक ए बराबर कौशिक बी आता है तो यहां से हम कह सकते हैं कि सेक ए बराबर कौशिक बी, यहां पर लिख ही देते हैं, सेक ए
बराबर कौशिक बी। ये तब पॉसिबल है जब एंगल का सम कितना डिग्री होगा बाबू 90 डिग्री। अगर एंगल का सम 90 डिग्री होता तभी सेक ए बराबर कौस बी हो, सॉरी कौशिक COSCC कौशिक भी हो सकता। अगर सेक ए बराबर कौशिक भी तभी होगा जब एंगल का सम कितना होगा 90 होगा। तो आप बताइए सेक 5A बराबर कौशिक 7A, यानी ये दोनों एंगल कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप चिंता नहीं, 1000A 10B 15B कुछ भी एंगल हो सकता है, एंगल होता है। तो यहाँ से सेक 5A बराबर कौशिक 7A तभी ये बराबर पॉसिबल होगा, सेक कौशिक तभी इक्वल होगा जब एंगल का सम कितना हो जाएगा 90। तो 5A प्लस 7A बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। 7 5 12 और 12A बराबर कितना हो जाएगा 90 और 12.5 से गुना करते 7.5 बराइया कितना होता है 90, यानी ए का वैल्यू कितना होगा 7.5 डिग्री। इसी सवाल का जो उत्तर होगा 7.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। आगे सवाल देखिए, आपके सामने एक नए सवाल क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, अगर कोई भी सर्कल रहे और उसमें दो जीवा इंटरनल इंटरसेक्ट करे, यानी कि आंतरिक प्रतिच्छेद करे या बाह्य प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ से एक थ्योरी होता है कि अगर बाह्य प्रतिच्छेद करे या आंतरिक, बाह्य करेगा तो PB इंटू PA बराबर होगा PD इंटू PC के, ये थ्योरी होता है। यानी यहाँ पर PB इंटू PA बराबर होगा PD इंटू PC। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो इस सवाल को गोली के रफ्तार से उड़ा दीजिएगा। अब वैल्यू सबका पता है, यहाँ CD का वैल्यू नहीं पता, आप मान लीजिए कितना x, खत्म। आइए PB कितना बाबू दिया हुआ 3, फिर उसके बाद PA कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये 3 है और ये 5 है, तो पूरा PA कितना हो जाएगा 5 और 3 8 इक्वल। PD का बात करते हैं तो PD कितना 4 है, तो PD का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। उसके बाद PC कहने का मतलब P और C, यहाँ से यहाँ ये पूरा वैल्यू, तो पूरा ये 4 है और ये x है, तो पूरा कितना हो जाएगा x प्लस कितना 4। बस काटा पीटी मचा दीजिए, 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 बराबर x प्लस 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यू विल गेट आंसर x इक्वल टू कितना 2, खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो x का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। आइए अगले सवाल पे। आइए क्वेश्चन नंबर 39 है और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। हालांकि बोला है कि इस इक्वेशन का दो मूल्य, एक अल्फा और एक बीटा, तो आप लेकर आइए 2 इंटू अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a का वैल्यू होता है, और x का कोफिशिएंट होता है वो b का वैल्यू होता है, और जो बच जाता है वो कांस्टेंट किसका वैल्यू होता है c का। और आपको पता ये भी होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। तो सिंपल यहाँ पर आपको लगाना है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो c कितना लिखा हुआ 8 प्लस 2 रूट कितना 5, ये c और बटे a कितना है भाऊ, तो 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का बटे। अब बोला अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो अब लिखिएगा माइनस बी बटे ए, तो यहाँ पर लिखिएगा माइनस बी, और बी का भी वैल्यू माइनस में, तो एक तो फॉर्मूला में होता है माइनस बी बटे ए, और यहाँ भी बी का वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी बटे ए 4 प्लस रूट 5 बी का वैल्यू है, और ए कितना हो जाएगा बाबू 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2। आप देख रहे हैं कि ये भी 5 प्लस रूट 2 है, ये भी 5 प्लस रूट 2, खत्म हो जाएगा। ऊपर में जैसा ही 2 कॉमन लीजिएगा अगला स्टेप में बाबू, 2 तो पहले से है, इसमें से अगर आप 2 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 4 प्लस रूट 5, एंड यहाँ बच गया 4 प्लस रूट 5, और ये दोनों कट जाएगा और 2 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4, यानी इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। आइए अगले सवाल पे देखिए, बहुत ही जानदार सवाल, बहुत बेहतरीन, जिसका आप अंदाजा नहीं लगाइएगा। कहता है कि एक लाइन है जिसमें 2 पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है और यहाँ पर एक कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है,
और ये दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो निर्देशांक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट ए का 3 दिया हुआ है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2 7 दिया हुआ है। और अब कहता है कि ये लाइन को एक विभाजित करने वाला पॉइंट है जो इसको 3:4 में बांटता है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, मान लेते हैं P जो है, इस पॉइंट को क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब इस लाइन को ये पॉइंट P जो है 3:4 के अनुपात में क्या करता है, बांट देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y का, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लेकर आना है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से होता है कि कोई भी लाइन को अगर P जो है पॉइंट इसको विभाजित करता है, मान लेते हैं m/n में, मान लेते हैं m/n में, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है बाबू, फॉर्मूला होता है mx2, यानी कि यहाँ से इधर वाला m लेंगे तो x का वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट इधर वाला लेंगे। अगर n लेंगे तो हम x का कोऑर्डिनेट इधर वाला लेंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ फॉर्मूला होता है m, यहाँ से m लिए तो इधर x2, mx2 प्लस फिर m लिए हैं तो उसके बाद कितना ले लेंगे, n ले लेंगे, nx1 और बटे नीचे हो जाएगा m प्लस n। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ से लेंगे m/2 तो यहाँ हो जाएगा n/1 और नीचे में ऑलवेज m प्लस क्या होता है, n होता है। तो ये इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बस वैल्यू को रखिए, आपका आंसर तमाम हो गया। लेकिन आप इसको इतना ज़्यादा फॉर्मूला आपको लिखने का जरूरत नहीं, आप सीधा क्या करिएगा, हालांकि आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फॉर्मूला को। आप क्या करिएगा कि डायरेक्ट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको लाना पड़ेगा, P का x y का लेकर आना है, तो आप m को उठाइए, मतलब 3 को उठाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 3 को उठाइएगा तो इसके साथ गुना करिए, यानी कि 2 के साथ यहाँ से, और फिर n को उठाइएगा, यानी कि 4 को उठाइए तो फिर किसके साथ गुना करिए, इसके साथ, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 प्लस फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 और बटा कितना लिखेंगे, बटा लिखेंगे m प्लस n, 4 और 3 7। ये आपका कंडीशन। अगला कंडीशन में क्या होगा, फिर अगर m को उठाते हैं तो m को आपको किसके साथ लेकर जाना है, आपके y के साथ लेकर जाना है। तो y के साथ लेंगे तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 7। तो इसके साथ लेंगे तो 3 गुने 7, 7 ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस आपकी n को उठाएंगे तो इधर y के साथ लेकर जाएंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 21 और 12 और बटे m प्लस 1, तो 4 और 3 कितना होगा, 7। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 6 और 4 कितना, अगला स्टेप में लिख देते हैं, 6 4 कितना, 10/7 और यहाँ 12 21 अगर जुड़ेगा तो 33 बटा कितना हो जाएगा, 7। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 10/7, 33/7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बाबू, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इस सवाल को अगर आप डिटेल बनाइएगा तो 1 से 1.5 पेज में जाएगा, जबकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस सवाल को मात्र 5 सेकंड में। इस सवाल को पूरा धज्जिया उड़ा दीजिएगा, एक बार अच्छे समझिए। कहता है कि कोई रेलगाड़ी है जी, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद 30 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अब उसका जो चाल है वास्तविक चाल का 4/5 हो जाती है, जिसके कारण गंतव्य स्थान पे 45 मिनट देरी से पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो धीरे धीरे चलने लगेगा। आप ही अगर चलते चलते पैर में चोट आता है तो धीरे धीरे चलने लगते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखते हैं, अब कहता है कि अगर वही दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई थी, ये पहला स्टेप है। अगर आपसे बोले कि वही दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, या तो बोलेगा वही दुर्घटना 60 किलोमीटर आगे हुई होती, या वही दुर्घटना, इमेजिन करेगा कि अगर वही दुर्घटना 20 किलोमीटर आगे हुई होती तो वो इतना मिनट लेट से। तो 2 कंडीशन बोले बन जाएगा इसमें कि पहला बार में इतना मिनट लेट से पहुंचा, दूसरा बार में इतना मिनट लेट से पहुंचा। तो वो दोनों समय का डिफरेंस आपको लेना। पहला बार में कितना लेट हुआ बाबू, 45 मिनट लेट हो गया और दूसरा बार में कितना मिनट लेट हो गया, 36 मिनट लेट हो गया। दूसरा बार में 36 मिनट लेट हो गया। ये दोनों का क्या लेना, डिफरेंस। और 36 और 45 का डिफरेंस आपको आ जाएगा कितना, 9 मिनट। क्लियर। अब आगे जो बोलेगा आपको कि 4/5 चाल हो जाता है, जिससे पहले चाल जो भी था उस चाल का 4/5 हो जाता है, 2/3 हो जाता है, 5/2, कुछ भी हो जाए,
तो अगर 4/5 हो जाता है, उस चाल का 4/5 क्या होता है, 5 हो जाता है। तो जो इसका डिफरेंस आएगा वो आपको लिखना है नीचे में, और जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ लिखना है, 4 और 5 का डिफरेंस नीचे है। ये आपको एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, नीचे, और ऊपर में जो भी वैल्यू रहेगा उसको ऊपर लिख दे, 4, 5, 6, 7 जो भी रहेगा। तो 9 चको कितना हो जाएगा, 36 मिनट होगा। और ये जो समय आएगा ये कैसा समय आएगा, ये वही समय आएगा जिसमें बोला कि कितना किलोमीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो 18 किलोमीटर आगे हुआ, और वही 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा, 36 मिनट। तो आपसे चाल पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। 36 मिनट को घंटा में चेंज करिए, 60 से 60 चला जाएगा कहाँ बाबू, ऊपर। काटा पीटी में जाएगा, 36 दूनी 18 दूनी 36 और 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। यानी इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 और लास्ट क्वेश्चन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन समय और काम से है, और इतना स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है समय और काम से। इसको भी डिटेल बनाने में 2 पेज लगेगा। इसको शॉर्टकट हिट एंड ट्रायल से तुरंत खत्म कर सकते हैं। आइए, ए और बी एक काम को 1.2 डेज में करेगा, यानी कि 1.2 डेज में करेगा। ए और बी एक काम को 1.2 डेज में करेगा। अब कहता है, हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है और बाकी बचे कार्य को बी करता है। ए आधा काम करके क्या करेगा, छोड़ देगा, और बाकी जो काम बच गया उसको कौन करेगा, बी करेगा। आगे बढ़ते हैं, बी पूरा करता है। इस तरह पूरा कार्य होने में 2.5 दिन लग गया। और आगे बोलते हैं कि बी ए के तुलना में अधिक कुशल है। एक स्टेप आगे, बी जो है ए के तुलना में अधिक कुशल, यानी कि बी का जो क्षमता ए से ज्यादा, लिखा हुआ साफ साफ, बी ए की तुलना में अधिक कुशल है। मैं हर बार बताता हूं सर, इसको हिट एंड ट्रायल से। टोटल वर्क आप मान लीजिए, टोटल वर्क मान लीजिए, ऐसा वर्क मानिएगा ताकि एक दिन का जो काम आए, एक दिन का काम है वो ऑड नंबर में आए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए, या 7 आ जाए। सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी पे सेट ही किया जाता है सवाल। तो आप मान लीजिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6। अब बोलिए, अगर 1.2 डेज में टोटल वर्क 6 करता, वर्क तो कुछ भी लेट कर सकते हैं, ऐसा वर्क मान लीजिए इससे कटने वाला होगा, तो इससे काटिएगा तो कितना होगा, अगर 6 में भागा दीजिएगा 1.2 से, तो 12-25 पॉइंट ऊपर जाएगा, 12-25 60। यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। कौन, ए और बी मिलकर। अब आप बताइए कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करता है, और एक दिन में जो काम होता है वही क्षमता होता है, एक दिन में काम होता है वही क्षमता होता है। तो एक दिन में ए और बी 5 काम कर दिया। और अब आगे बोला है कि बी का क्षमता ए से ज्यादा। अगर दोनों को क्षमता बराबर रहता तो दोनों मिलके अगर 5 काम किया है तो 2.5 काम ए करता और 2.5 काम बी करता। लेकिन बी ए से ज्यादा कुशल है, बी का क्षमता से ज्यादा, तो बी का लेट कर लेते हैं 3 और ए का 2। ये हिट एंड ट्रायल से है बाबू, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसा सेटिस्फाइड हो सकता है। तो इसका 3 ले लिए क्षमता, इसका 2 ले लिए, यानी कि ये 3 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो कहता है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना, 6, और टोटल काम को हमको बी से कराना, बी का क्षमता 3 है, तो टोटल वर्क को जिससे कराना उसके क्षमता से भागा दीजिए, समय आएगा, यानी कि 2 दिन। यानी इस सवाल का 2 दिन आंसर आएगा। हालांकि हिट एंड ट्रायल से अगर आप देखना भी चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आधा काम कौन करेगा, आधा काम अगर ए करेगा और बाकी काम में दोनों मिलकर करेगा, तो आपका समय कितना दिन लगेगा, 2.5 दिन लगेगा। आप चेक भी कर सकते हैं। हालांकि इस सवाल का जो उत्तर होगा 2 होगा। आइए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और इसके आगे बढ़ा के आप इस चैनल से अगर आप शुरू से अंत तक देखे हैं तो आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और इसी तरह से जुड़ते रहिए, आप हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। आपके प्यार के बिना हम अधूरा हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप हमें प्यार नहीं दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको हर संभव
संभव चीज़ आपके तक पहुँचाएँ बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।